मैं देवप्रकाश यूनिवर्सिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि अपवर्तनांक क्या होता है और जो चाल होता है, अपवर्तनांक और चाल यानी प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, इसका हमने अध्ययन किया था और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो आपका अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक का एक और परिभाषा हो सकता है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। तो पिछले क्लास का थोड़ा सा अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, हमने एक निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाला था। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने के लिए हमने क्या किया था कि सबसे पहले हम क्या रखते हैं, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है और उसके बटे में जो माध्यम होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल रखे थे, तब जाकर आया था उस माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, आपको याद नहीं होगा, थोड़ा सा मैं आपको पीछे का रिवीजन कराता हूँ। जैसे कोई भी एक माध्यम है तो उस माध्यम का अगर हम निकालना चाहते हैं अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, कोई भी एक माध्यम है उस माध्यम का अपवर्तनांक हमको निकालना है। ठीक है, तो उस माध्यम का सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे में आता है आपका उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ये आपका फॉर्मूला होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए। ठीक है, हमने इसके एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, किसी माध्यम का अगर आपको अपवर्तनांक निकालना है, एन एम अगर निकालना है तो एन एम यानी किसी मीडियम का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे में वो जो माध्यम होता है उस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है उसको हम लोग मान लेते हैं v। तो ये आपका फॉर्मूला मान के चल सकते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिए, पिछले क्लास में मैंने ये बताया था, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अब देखिए यहाँ से, अब क्या है आपको ध्यान देने वाली बात क्या होगी, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह संख्या है, क्या है, एक वह संख्या है जो क्या आपको बतलाएगा, जो बताती है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितना गुना कम या अधिक है। ये आपको ध्यान में, कितना गुना कम या अधिक है। ठीक, कोई माध्यम का अगर आप अपवर्तनांक निकालते हैं, अपवर्तनांक क्या एक संख्या होती है जो ये बतलाती है कि उस माध्यम में जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं, प्रकाश की जो चाल है किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितना गुना कम या अधिक है। ठीक है, अगर ये परिभाषा अभी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इस एग्जाम्पल के सहारे हम परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे और आशा करता हूँ कि जैसे ही एग्जाम्पल आपका कंप्लीट होगा आप ये पूरी अच्छे तरीके से समझ जाइएगा कि अपवर्तनांक का जो परिभाषा है सही है या फिर गलत है। ठीक है, चलिए आइए चर्चा करते हैं। पहला चीज़ मैं बता दूं, ये जो आपका क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है और ये बोर्ड में भी आपका क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है कि हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 है, तो आखिर में ये जो कथन कहा गया, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, इससे आप क्या मतलब निकालते हैं, इससे आप क्या समझते हैं ना। तो अब इसको देखो समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लिया जाए यहाँ पर लिखा गया हीरे का अपवर्तनांक कितना है, 2.42 है। ठीक, तो अगर हम लोग देखते हैं, सिंपल सी बात है, अगर हीरे का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक, तो हीरे का अपवर्तनांक जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसका ध्यान सोचिएगा। तो हीरे का अपवर्तनांक अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिखिएगा, सबसे पहले निर्वात में प्रकाश की चाल होगी और इसके बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, हीरे में प्रकाश की चाल,
हीरे में प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत? अब देखिए चूंकि हीरे का जो अपवर्तनांक आपको दिया गया इसकी वैल्यू क्या है आप रख लीजिए 2.42 यहाँ पर रख सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा आपका निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में हीरे में प्रकाश की चाल। इसको आप कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं फिर से हिंदी में, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में हीरे में प्रकाश, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2.42 इंटू, इसको इसमें आकर गुना कर लीजिए, हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब देखिए हमने क्या बताया कि वह संख्या जो बतलाती है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितना गुना कम आती है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा लास्ट में जो रिलेशन निकल कर रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये लास्ट देखिए समझ इस चीज को। इसका मतलब यही है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, ठीक है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो हीरे में जो प्रकाश की चाल होती है, हीरे में प्रकाश की चाल का क्या 2.42 गुना होता है। इसका मतलब यही निकल कर रहा है ना कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, तो हीरे में प्रकाश की चाल की 2.42 गुना होता है, ठीक है। नीचे जो आपका क्वेश्चन इसका पूछा कि इस कथन का क्या अभिप्राय है, तो इसका अगर आपको आंसर लिखना होगा, इसका आंसर हम यही लिखेंगे कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का यह अभिप्राय है, इसके नीचे लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इस कथन का यह अभिप्राय है कि निर्वात में प्रकाश की चाल हीरे में प्रकाश की चाल से 2.42 गुना है। तो दिक्कत क्या लिखेंगे आप हम लोग, यहाँ मैं आपको यहाँ पर मिटा कर और यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पर इसका आंसर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लिखिए कि यहाँ पर हीरे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल का 2.42 गुना है। कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर क्या है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। तो इस कथन का अभिप्राय यही निकलेगा कि हीरे में निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, हीरे में प्रकाश की चाल का 2.42 गुना है। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले ध्यान देने की बात यहाँ पर यह होगी कि अपवर्तनांक माध्यम के पदार्थ की प्रकृति, यानी जो भी आप पदार्थ ले रहे हैं, जो पदार्थ आपका किस चीज का बना हुआ है वह क्या है, उसके प्रकृति पर यह डिपेंड करेगा पहला चीज, ठीक है। नोट करके इसको रखेंगे कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, कोई माध्यम अगर आप लेते हैं तो उसका जो भी अपवर्तनांक होगा वह क्या होगा, पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है, नेचर ऑफ आपका सब्सटेंस, जो भी आपका ये नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कहिए, तथा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी फ्रीक्वेंसी पर आपका डिपेंड करता है, निर्भर करता है। लाइट जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपका पहला चीज की पदार्थ की प्रकृति और दूसरा प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करते हैं, इसको एकदम याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए तरंग दैर्घ्य का मतलब आप लगा सकते हैं, तरंग दैर्घ्य आपका इसको आप कह सकते हैं साथ में कलर से भी, रंग, जो भी प्रकाश का कलर होता है, अलग अलग प्रकाश के जो भी रंग होते हैं सभी रंगों का क्या होता है, अपवर्तनांक जो होता है वो आपका अलग अलग होता है। अब देखिए कैसे, तो आप अगर थोड़ा बहुत ही पढ़े होंगे
तो प्रिज्म से होकर जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, कोई भी जब प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर जाती है या फिर श्वेत प्रकाश जब आपका प्रिज्म से होकर जाता है, तो आप पढ़े हैं हम लोग, ये प्रकाश क्या होता है आपका 7 भागों में क्या होता है, बट जाता है, बट जाता है। ये 7 भाग क्या होते हैं, 7 रंगों में ये बटता है आपका। ये जो 7 कलर होते हैं 2 2 4 5 6, एक और छूट रहा है आपका, ठीक है, और इसमें कर लेते हैं 7। यहाँ पर जो 7 रंगों का जो आपको पैटर्न मिलता है, तो वो पैटर्न आपको किस कारण मिलता है, क्योंकि जो भी श्वेत प्रकाश होता है और श्वेत प्रकाश आपका जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, उन 7 रंगों का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। 7 रंगों का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य अलग होता है, ठीक। अब रहता है कि जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य आपका अधिक होता है उसका अपवर्तन कम होता है, जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य आपका कम होता है उसका अपवर्तन क्या होता है, आपका अधिक होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर तरंग दैर्घ्य अधिक है तो अपवर्तन कम होगा, और तरंग दैर्घ्य कम है तो क्या होगा, अपवर्तन उसका अधिक होगा, ठीक है। तो इसलिए कलर के हिसाब से भी आपको वो डिपेंड करता है उसका अपवर्तन। अब बात करते हैं पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है जितना अधिक होता है उसमें होकर जाने वाले प्रकाश की किरण पुंज की दिशा में उतना ही अधिक परिवर्तन होता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, कोई भी पदार्थ लेते हैं जिसका अपवर्तनांक क्या बहुत अधिक है, ठीक है, तो जितना अधिक होगा अगर उससे प्रकाश आपका गुजरेगा तो उस प्रकाश की किरण पुंज की दिशा में क्या उतना ही अधिक क्या होगा, परिवर्तन होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग अभी पीछे जस्ट पढ़ कर आ रहे हैं कि जो हीरा होता है, हीरे का अपवर्तनांक हमने पढ़ा 2.42 होता है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है याद रखिए वो मैक्सिमम होता है, बहुत अधिक होता है। जो भी पदार्थ हमारे हमको मालूम है उन सभी पदार्थों में जो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है क्या होता है, अधिक होता है। और यही कारण है कि हीरा क्या करता है, प्रकाश का बहुत ज्यादा मतलब अपवर्तन करता है, वो प्रकाश को बहुत प्रकाश की किरण पुंज की दिशा होती है उसमें क्या ज्यादा परिवर्तन, जिसके कारण वह आपको ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। अब रहा बात ये आपको क्लियर हो गया कि अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें से होकर जाने वाले प्रकाश को किरण की दिशा में उतना ही अधिक परिवर्तन होगा, प्रकाश की किरण, ठीक है, उतना ही अधिक परिवर्तन होगा, ठीक। अब तीसरा जो नोट देख लेते हैं, कह रहा है कि पदार्थ का जो प्रकाशीय घनत्व होता है, यानी कह सकते हैं जो लाइट डेंसिटी होती है, प्रकाशीय घनत्व। प्रकाशीय घनत्व कहने का मतलब आपका अर्थ निकालना है, आप यहाँ से रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम कह सकते हैं। यानी कि प्रकाशीय घनत्व का अर्थ हो जाता है आपका कि वो सघन माध्यम है, जो आपका विरल माध्यम है, ठीक है, सघन माध्यम और विरल, इसका मतलब आप यही लगाइएगा कि सघन माध्यम, सघन या विरल। अगर आपको सघन और विरल माध्यम समझना है क्या होता है, कैसे होता है, प्रकाशीय घनत्व क्या होता है, तो इसके लिए वीडियो आपको ऑलरेडी बनाया जा चुका है एक इसी टॉपिक का कि प्रकाशीय घनत्व क्या है, जिसका हेडिंग होगा आप देखिए ध्यान से, सघन माध्यम और विरल माध्यम, रेयर एंड डेंसर मीडियम, तो आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब रहा बात कि पदार्थ का जो प्रकाशीय घनत्व होता है और उसका जो द्रव्यमान घनत्व होता है, दोनों क्या होता है, अलग चीजें, याद रखिएगा। एक प्रकाशीय घनत्व जो होता है और जो द्रव्यमान घनत्व होता है, दोनों क्या है, डिफरेंट चीजें। कभी आप ऐसा मत सोचिएगा ना कि प्रकाशीय घनत्व और द्रव्यमान घनत्व दोनों क्या एक ही चीज है, ऐसा नहीं है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट चीज है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये कैसे आपके दोनों अंतर इसमें क्या है उसको चेक कर लेते हैं। देखिए अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि जो जल है और एक ले लेते हैं हम लोग किरोसिन, जल और किरोसिन दो ले लेते हैं, ठीक। आपको याद होगा कि जल का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1.33 होता है, और किरोसिन का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है आपका 1.42 होता है, ठीक है ना। ये आपका जल का अपवर्तनांक है, ये आपका किरोसिन का अपवर्तनांक है। अगर जल का अपवर्तनांक 1.33 है और किरोसिन का 1.44 है, तो बताइए दोनों में प्रकाश का विरल माध्यम कौन है और सघन माध्यम कौन है। दोनों में आपको क्या बताना है, विरल माध्यम कौन है और सघन माध्यम कौन है, ठीक है। अब देखिए तो कहीं ना कहीं इसका जो अपवर्तनांक आपका ये कम है ना, ये क्या होगा आपका विरल माध्यम होगा, ये क्या हो जाएगा आपका प्रकाश का
विरल, और इसका जो अपवर्तनांक अधिक है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सघन होगा। ये क्या आपका प्रकाश का ये सघन माध्यम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सघन माध्यम है। ठीक, अब जरा देखिएगा, अगर प्रकाशीय घनत्व की बात करते हैं तो आपका जो प्रकाशीय घनत्व है वो इसका क्या है, आपका प्रकाशीय घनत्व के अधिक है, और इसका जो प्रकाशीय घनत्व क्या है आपका, वो क्या है, कम है। लेकिन आपको याद होगा, अगर इसका द्रव्यमान घनत्व की हम बात करेंगे तो द्रव्यमान घनत्व क्या होता है आपका, जल का अधिक होता है और केरोसिन का क्या होता है, कम होता है। क्योंकि सोचिए, जो आपका जल होता है और जो आपका केरोसिन होता है, कहीं ना कहीं जल जो होता है, जल का घनत्व अधिक इसलिए होता है क्योंकि जल को जब हम किसी फर्श पर गिराते हैं तो जल क्या होता है, उतना तेजी से वो नहीं फैलता है। ठीक, थोड़ा सा नहीं, लेकिन और केरोसिन को अगर हम कहीं पर फर्श में गिरता है केरोसिन तो क्या होता है, बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है ना, तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं कि केरोसिन, ऐसे भी समझे, केरोसिन जो होता है बहुत ही पतला होता है, जल के अपेक्षा क्या होता है, पतला होता है। ठीक, वो आसानी से फैल सकता है, उसमें प्रसार आसानी से तो फैल जाता है। ठीक ना, लेकिन जो जल होता है जल्दी से नहीं फैलता है। कहीं ना कहीं इससे मतलब पता चल रहा है कि जो इसका जो घनत्व है, द्रव्यमान घनत्व केरोसिन का, वो क्या है आपका, कम है। किसका अपेक्षा कम है, जल का अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, इसको क्लियर कर देते हैं। केरोसिन का द्रव्यमान घनत्व क्या होता है आपका, कम होता है, किसके अपेक्षा, जल की अपेक्षा। लेकिन जल का जो प्रकाशीय घनत्व होता है, सॉरी, केरोसिन का जो प्रकाशीय घनत्व होता है वो क्या होता है, जल से अधिक होता है। तो इसलिए आपके दोनों क्या है, डिफरेंट थिंग्स है, याद रखेंगे। प्रकाशीय घनत्व और द्रव्यमान घनत्व दोनों क्या आपका डिफरेंट चीज है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको आप कंप्लीट करके रखिएगा। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का पेज नंबर आपका 194 का जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। कार्य क्वेश्चन में कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो है उसको चलते हैं। कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यानी कुछ इस तरह का आपका फिगर बनेगा। मान लेते हैं कि आपका दो मीडियम के बीच का भाग है, ऊपर मान लेते हैं क्या है, वायु है, और नीचे मान लेते हैं क्या है, जल है। ठीक, तो सबसे पहला चीज कि वायु और जल की बात करें तो वायु आपका सघन माध्यम है कि जल आपका सघन, दोनों की तुलना करें माध्यमों की, तो वायु क्या हो जाएगा आपका, एक विरल माध्यम है। क्या है, एक विरल माध्यम है। और ठीक है, जल क्या होगा, इसके अपेक्षा वायु की तुलना में क्या होगा, सघन माध्यम है। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश, यानी एक प्रकाश की किरण है जो वायु में गमन कर रही है, और ये क्या है कि जल में तिरछी प्रवेश कर रही है। यहाँ पर नीचे में क्या है, जल है, नीचे क्या बना देते हैं, चलिए जल बना देते हैं। ठीक ना, नीचे क्या है, जल है, जल में तिरछी प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन पूछा क्या प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी। अब अविलंब की बात कर लेते हैं, तो जहां पर इस प्रकाश की किरण का आपतन बिंदु होगा, इसी पर क्या हम यहीं पर क्या करेंगे, एक अविलंब ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपका अविलंब होगा। ठीक है, अविलंब हो गया, अविलंब। अब आपको पहले भी पढ़े होंगे और आपको याद होगा जब हम अपवर्तन पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रकाश की जो किरण होती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक, और जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, अविलंब से दूर भागती है। ठीक, तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जो हमारी प्रकाश की किरणें क्या है, वो वायु से जल में जा रही है, यानी कहने का मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो जैसे ही आगे जल में प्रवेश करेगी प्रकाश की किरण, वो क्या होगी, वह आपका अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है,
अभिलंब को झुक जाएगी। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है अभिलंब की ओर झुकेगी कि नहीं, आपका जवाब क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक, दूसरा चीज बताइए क्यों। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि आखिर में उसका रीजन क्या है, आखिर में ये जो प्रकाश किरणें क्यों अभिलंब की ओर झुक रही है। ठीक है, तो इसका हम आंसर लिख लेते हैं। क्या होगा इसका आंसर, लिखिएगा। इसका आंसर अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है, विरल माध्यम लिख लीजिए, आंसर में लिख देता हूँ कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अतः विरल माध्यम, ठीक है। अब यहाँ विरल माध्यम क्या है, आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में y से सघन माध्यम यानी कि जल। तो अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, जिसके कारण अभिलंब की ओर झुक जाती है, या फिर अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक ना, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका आंसर क्लियर आप देखेंगे इसको। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करके रखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश जो है वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। यानी कि एक प्रकाश की किरण है जो कि वायु से, ठीक है, और एक कांच की जो प्लेट है, उस कांच की प्लेट का जो अपवर्तनांक है वो कितना 1.50, उसमें क्या करता है, प्रवेश करता है। जैसे मान लेते हैं क्या यही आपका कांच का प्लेट है, ठीक, और प्रकाश की जो किरण है आपका वायु से कहाँ प्रवेश करती है, तो आपका इस कांच में प्रवेश करती है। ठीक, और ये जो कांच है, इस कांच का आपको क्या दिया गया, आपको इसका अपवर्तनांक आपको दिया गया है, कितना दिया गया अपवर्तनांक इसका, वो आपको दिया गया है 1.50 या 1.5 ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि कांच में इस जब ये प्रकाश इसमें प्रवेश करेगा तो इसके अंदर यानी कांच में जो प्रकाश की चाल होगी वो बताइए क्या होगी। ठीक है, और आपको दिया क्या गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, यानी कि ये जो प्रकाश की चाल है यहाँ पर अविलंब हम बना देते हैं, तो जब इसमें प्रवेश करेगी यहाँ पर जो प्रकाश की चाल क्या होगी आपको ये बताना है। कोई दिक्कत है आपका? तो अब बिल्कुल सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक ना, बिल्कुल बेसिक तरीके से बना लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिए, सबसे पहले जो कांच की प्लेट है उसका अपवर्तनांक कितना दिया गया आपको, देखिए यहाँ पर कांच की प्लेट का अपवर्तनांक कितना है आपका 1.5।
1.5 है, ठीक है। 0 लेने का मन है तो आप 1.50 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और इसके बटे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि जो कांच का प्लेट है, इस कांच की प्लेट में प्रकाश की चाल, ठीक है। लिख सकते हैं क्या? कांच की प्लेट में प्रकाश की चाल, और ये कितने के बराबर है? तो 1.50 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, तो कांच की प्लेट में प्रकाश की चाल को निकालना है। आप अगर आप देखिए यहाँ से, तो हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कि कांच की प्लेट में प्रकाश की चाल इधर जाकर पूरा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या दी गई वहाँ पर? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बटे में कांच में जो प्रकाश की चाल उसको लिख लेते हैं, कांच की प्लेट में प्रकाश की चाल, सॉरी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए, उस साइड चला जाए, ठीक है। ये आप हो गए निर्वात में प्रकाश की चाल, और इसको उधर चलते हैं तो हो जाएगा आपका 1.50 इंटू कांच की प्लेट में प्रकाश की, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, 1.50 इधर लेकर आ जाइए, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और बटे में 1.50 इक्वल टू हो जाएगा कांच की प्लेट में प्रकाश। देखिए बहुत बड़ा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी मान लेते हैं इसको भी, और किस में? तो ग्लास में वेलोसिटी, चलिए इसको मान लेते हैं, मान लिए हैं, याद रखिए इसको माने हैं v0, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ से इसको हल कर दिया जाए, तो इसको आप हल करेंगे ऊपर कितना हो जाएगा आपका? इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁸, डेसिमल को हटाइए, ऊपर आ जाएगा आपका 100, और नीचे कितना हो जाएगा आपका? 150, ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका ये भी कट जाएगा 5 बार में, ये आ जाएगा VG, इसको आगे लिख सकते हैं VG बराबर, देखिए तो ये क्या है आपका 1/5 इंटू ये 10⁸ है आपका, 10 यानी कि मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगा, 10⁸ 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसको भी हल कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 0 पॉइंट, ठीक। 2 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। कोई दिक्कत? इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको ये लिख सकते हैं 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि जो कांच में जो प्रकाश की चाल होगी वो कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, सही है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके किताब में दिया गया कि सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए और न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। आपकी किताब में जो टेबल दिया गया है पीछे में उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर देखिएगा हीरा का जो आपका प्रकाशीय घनत्व होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है 2.42, और जो न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व होता है वो आपका होता है वायु का, ठीक है, 1.003 आपको दिया गया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन का बहुत ही आसान था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये क्वेश्चन में आपका 4 है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। क्या है हमारे पास, केरोसिन दिया गया है, तारपीन का तेल दिया गया है और एक क्या है, जल। 3 आपके पास माध्यम दिए गए हैं। इन तीनों में, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से क्या है, चलता है। फिर आपको कार्य सारणी का उपयोग कर सकते हैं। तो सारणी का उपयोग करके हमने क्या किया कि जो भी केरोसिन का अपवर्तनांक होता है कितना 1.44, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47 और जल का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 हमने क्या क्या नोट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर में सबसे तीव्र गति से प्रकाश किसमें चलेगा, ये कैसे निकलेगा। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें तो हम जानते हैं एक बात, भी नोट है, बात हम जानते हैं कि जो माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है, किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे में क्या होता है आपका, माध्यम में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, माध्यम का अपवर्तनांक लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माध्यम में देखिए, तो हम क्या जानते हैं, वी नोटेड माध्यम का, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल और उसके बटे में क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल का क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक, तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लें तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए, तो माध्यम में प्रकाश की चाल बटे में बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे में क्या हो जाएगा, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए, क्या है, तो किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, ठीक, वो क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है और ये माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इनवर्सली है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती जब रिलेशन होता है इस कंडीशन में, तो हम जानते हैं पहले से कि अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो ये वैल्यू क्या होती है, घटती है, और ये वैल्यू घटती है तो ये वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, अब देखिए आपका क्वेश्चन एक बिल्कुल बन चुका है, ये रिलेशन हम निकाल चुके हैं। अब हमको निकालना क्या है कि किस माध्यम में प्रकाश जो है सबसे तीव्र गति से चलता है, यह चलेगा। अब देखो, प्रकाश तीव्र गति से चलेगा, यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक आपका अधिक होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक आपका अधिक होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, आपकी कम होगी। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक आपका क्या होगा, कम होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक होगा। तो अब देखो तीनों माध्यम में देखिए, तो सबसे जो अधिक आपका अपवर्तनांक जो आपका यहाँ पर किसका दिया गया, आपका तारपीन के तेल का अपवर्तनांक क्या है, इसका सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। और सबसे कम किसका है, जल का है, सबसे कम आपका जल का है। और बीच में क्या आपका, मध्यम में आपका क्या आ रहा है, आपका केरोसिन का अपवर्तनांक आ रहा है। तो हमको क्या निकालना है, तीव्र गति से चलना देखना है ना। तो तीव्र गति से कौन चलेगा, तीव्र ये स्पीड कब अधिक होगा, जब ये अपवर्तनांक क्या आपका कम होगा। तो अपवर्तनांक किसका कम है, आपका जल का अपवर्तनांक क्या कम है, यानी कि जल में जो प्रकाश होगा वो क्या होगा, सबसे तीव्र गति से चलेगा। ठीक है, ये आपको रिलेशन लिख करके
आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि उपरोक्त संबंध से स्पष्ट होता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि केरोसिन, टारपीन के तेल और जल में जो सबसे कम जो आपका अपवर्तनांक किसका है, जल का है। अतः जल में जो प्रकाश की चाल क्या होगी वह सबसे अधिक होगी। इतना लिख दीजिएगा, आपको ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसका 5 बच रहा है वो मैंने आपको पहले ही करा दिया, यानी कि एनसीईआरटी में जो आपका पेज नंबर 194 है इसके सारे क्वेश्चन क्या हो गए, आपके कंप्लीट हो गए। अभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ बातें हैं बची हुई हैं जिसको कि मैं आपको अगले क्लास के वीडियो में बता दूंगा और उसका फिर हम शुरू करेंगे गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। ठीक है।